जिसमें कंक्लूड करते हैं अपन रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ। व्हाट इज डाल्टन्स लॉ? द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। गैस के लिए बनाया था उन्होंने। कहने का मतलब यह है कि जितने भी छोटे छोटे पार्शियल प्रेशर होंगे हर एक पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दीजिए, नेट प्रेशर आ जाएगा, टोटल प्रेशर। एंड व्हाट इज रॉल्स लॉ? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, किसी भी वॉलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए, किसी भी कंपोनेंट के लिए। तो इनका आपस में कनेक्शन क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, डाल्टन्स लॉ का और पार्शियल प्रेशर का। हम यहाँ पर फिर से बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन यानी दो कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट है हमारा A और दूसरा कंपोनेंट है B। आपको मालूम है हम A यूज़ करेंगे सॉल्वेंट के लिए और B यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए। ठीक है, ये जो A और B दो कंपोनेंट अब की बार हम ले रहे हैं, ये दोनों गैसियस फेस में होंगे, लिक्विड फेस के नहीं होंगे। कौन से फेस के हैं भाई? ये सॉल्वेंट भी हमारा वेपर फेस में है और सॉल्यूट भी हमारा वेपर फेस में है। ठीक है ना, हमने ऊपर हेडिंग भी दी है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर। लिक्विड फेस नहीं है कि अब लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हैं, अब वेपर में वेपर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कंपोनेंट A और B अगर वेपर फेस में होंगे तो फिर मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, या पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो A और B दोनों किस में हैं? इन वेपर फेस, नॉट इन लिक्विड फेस। ये चीज नोट कर लीजिए, A और B बोथ कंपोनेंट आर इन वेपर फेस, नॉट इन लिक्विड फेस। ठीक है, सो अगर ये वेपर फेस में है तो A के कुछ पार्टिकल्स होंगे, उस पार्टिकल को गिनने के लिए हमने कौन सा टर्म बनाया है? मोल फ्रैक्शन। तो कंपोनेंट नंबर A के मोल फ्रैक्शन, चूंकि ये गैस का मोल फ्रैक्शन है इसलिए इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, x डैश A, x डैश A। लिक्विड का होता तो सिंपल क्या लिखते? XA। याद आया, लिक्विड के लिए हमने मेंशन किया था सिंपल XA। ठीक है, गैसियस के हैं या वेपर फेस में है इसलिए डैश लगा दे रहा हूँ, डैश बताएगा कि फेस इसका क्या है। ठीक है, इसी तरह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन x डैश B, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। ठीक है, अच्छा, A जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, B सॉल्यूट जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसको भी हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। बाकी चीज़ें वही हैं, बात समझ में आ रहा है? ये फंडामेंटल बेसिक थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इधर देखिए सब लोग ध्यान से। एक कंटेनर में अगर मैं प्योर लिक्विड लेता हूँ, जैसे वाटर ले रहा हूँ, सिर्फ वाटर, इसमें हमने वाटर भर दिया ये, और इस कंटेनर को कर दिया बंद, क्लोज्ड। ठीक है, इसको हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें से वेपर निकलेगा। वो वेपर निकल के अपने ही सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, जब ये प्रेशर अपने ही सरफेस के ऊपर एग्जर्ट होगा तो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? कौन सा प्रेशर है ये? पार्शियल प्रेशर कि टोटल प्रेशर? ये क्या है? प्योर लिक्विड। दिस इज प्योर लिक्विड। ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं, इसने वेपर बनाया, वो वेपर अपने ही सरफेस को प्रेशर लगा के दबाता है, फोर्स लगाता है। तो ये वाला प्रेशर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? टोटल प्रेशर की पार्शियल प्रेशर? टोटल प्रेशर कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि अभी हमारा सॉल्यूशन यही है। ये कंटेनर उठा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज अवर प्योर सॉल्यूशन। एक ही चीज़ है, एक ही कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन मान लिया मैंने। ठीक, अगर एक ही चीज़ है तो इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा?
बोलिए, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। अगर इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत होगा, आप सिर्फ रटते रह जाएंगे। हेनरी लॉ रटेंगे, फिर इधर रॉल्स लॉ रटेंगे, फिर उसके डेविएशन रटेंगे, सिर्फ रटना रह जाएगा। बात समझ आ रही है? ये प्रिंसिपल समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, मैं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ एक कंटेनर में प्योर लिक्विड ले रहा हूँ, दूसरी कोई चीज़ मैंने मिक्स नहीं की, तो वो प्योर ही माना जाएगा, एक कंपोनेंट। अगर ये एक कंपोनेंट है तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा अपनी सरफेस पर, वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा, टोटल कि पार्शियल? टोटल प्रेशर मानेंगे, मानेंगे ना। अच्छा, जब ये टोटल प्रेशर लगा रहा है तो इसका अपना मोल फ्रैक्शन कितना है? किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 मतलब 100%, 100%। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? अरे सिर्फ इसी के पार्टिकल है ना, दूसरे पार्टिकल तो मौजूद नहीं है, तो हम बोलेंगे इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 100%। मोल फ्रैक्शन बोले तो ये है 1 प्योर के केस में। प्योर के केस में मोल फ्रैक्शन है 1, टोटल मोल फ्रैक्शन 100%। ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन 100% है तो इसने जो प्रेशर लगाया वो भी क्या होगा? टोटल प्रेशर। प्योर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल, इसी को टोटल प्रेशर मान लेंगे। कब? जब मोल फ्रैक्शन कितना होता है? जब मोल फ्रैक्शन 100% होता है तो जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसको हम 100% प्रेशर मान लेंगे, टोटल प्रेशर 100%। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कोई और चीज़ मिला दी, सॉल्यूट। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हो गई। कौन कौन सी चीज़ें? सॉल्वेंट भी हो गया, सॉल्यूट भी हो गया। अब बताइए, अब इस डब्बे को मैं दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा इसका मोल फ्रैक्शन कितना, तो कितना बोलेंगे? 2 हो गया मोल फ्रैक्शन। अरे थोड़ा अकल का काम लीजिए, अकल से। मोल फ्रैक्शन कितना? 2 कि 1? किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है, 2 नहीं होता भाई, 1। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें मिलाया क्या है? सॉल्यूट। अब इसके अंदर कौन कौन आ गए? ध्यान देके समझिए, ये दोनों चीजें जमा हो गई, सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया। ठीक है, अब मैं इस डब्बे को उठा के आपसे पूछ रहा हूं जिसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, इसका मोल फ्रैक्शन कितना? मोल फ्रैक्शन कितना? 100% यानी 1, इन दोनों का मिला के 1। तो अब अकेला सॉल्वेंट का 1 हुआ क्या? अकेला सॉल्यूट का 1 हुआ क्या? नहीं, दोनों का मिला के कितना होगा? 1 होगा। ये समझ में आया? इसका मतलब है अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 नहीं है तो इसका अकेले का प्रेशर टोटल प्रेशर नहीं होगा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 नहीं है तो इसके अकेले का प्रेशर टोटल प्रेशर नहीं होगा। अगर दोनों का मिला के 1 हो रहा है मोल फ्रैक्शन, तो दोनों का मिला के प्रेशर 100% प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा। दोनों के प्रेशर मिलाएंगे तब जाके टोटल प्रेशर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन जब मिलाते हैं तो कितना बनता है? 1। तो दोनों के प्रेशर जब मिलाएंगे तो कितना मिलेगा? टोटल। ये समझ में आया कि नहीं आया? जब इसमें कुछ मिलाया नहीं था, सिर्फ सॉल्वेंट था, वाटर, तो उस समय वाटर का अकेला पार्टिकल कितना था? 1, मोल फ्रैक्शन 1 था। जब किसी चीज का मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो वो जो भी प्रेशर लगा रहा होगा उसी प्रेशर को क्या बोल देंगे? टोटल, है ना। इसमें अब हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया, सॉल्यूट मिक्स कर देने से अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिला के मोल फ्रैक्शन कितना हो रहा है? 1। इसका मतलब है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो गया। कम हो गया ना। अगर मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। किसी का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है? तो हमने सॉल्यूट जैसे मिलाया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो पहले 1 था अब 1 से कम हो गया। देखिए, जैसे ही मिक्स किया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो गया। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो गया तो इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्रेशर से कम हो जाएगा। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन ओरिजिनल प्रेशर। ओरिजिनल प्रेशर यही था ना, टोटल। तो टोटल प्रेशर से ओरिजिनल प्रेशर, या ओरिजिनल प्रेशर से अब जो प्रेशर लगने वाला है वो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? इसी तरह हमने सॉल्यूट मिलाया है तो सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा। इसी तरह इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इसके ओरिजिनल प्रेशर से कम हो जाएगा। ओरिजिनल प्रेशर से कम हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब अगर सिर्फ मैं आपसे पूछूं
कि जब ओरिजिनल हमने प्योर लिक्विड लिया था उस समय उसका मोल फ्रैक्शन 1 था, तो टोटल प्रेशर कुछ लगा रहा था, जो भी प्रेशर लगाएगा प्योर प्रेशर उसी को टोटल मान ले रहे थे, ठीक है। बाद में हमने सॉल्यूट मिलाया, ध्यान से देखिए, बाद में हमने सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट मिलाने से उसका मोल फ्रैक्शन कम हुआ, कम हो गया, तो उसके प्रेशर का क्या होगा? आंसर है कम। पहले कितना प्रेशर था? इतना, प्योर टोटल प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ही सॉल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट का अपना प्रेशर कम हो गया, क्या इतना ही रहेगा प्रेशर? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। जैसे ही आपने सॉल्यूट मिक्स किया, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट का? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा भाई? कितना कम हो जाएगा? तो आंसर है उसका मोल फ्रैक्शन जितना बचा हुआ है, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जितना बचा हुआ है मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। पहले मोल फ्रैक्शन कितना था? 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रेशर को, तो यही प्रेशर क्या आ गया? टोटल। अब मोल फ्रैक्शन 1 से छोटा हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना? ये टोटल प्रेशर 100% है, इससे कितना कम हो गया सॉल्यूट मिलाने से? सॉल्वेंट का प्रेशर जो पहले 100% था, सॉल्यूट मिलाया उसमें, तो सॉल्वेंट का प्रेशर 100% से घट के कम हो गया, घट गया। कितना घट गया भाई? तो हम बोलेंगे पहले मोल फ्रैक्शन कितना था? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करते थे 100 को, तो 100 प्रेशर आता था। अब मोल फ्रैक्शन हो गया कम, तो मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, जितना घटेगा आ जाएगा। तो इसको हमने क्या किया? मोल फ्रैक्शन, बचे हुए मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, बचे हुए मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। तो मोल फ्रैक्शन अगर 1 नहीं है तो कितना होगा? 0 पॉइंट कुछ होगा। और किसी भी नंबर को 0 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बड़ा बनने वाला है कि छोटा? छोटा, तो ये छोटा हो गया। तो पहले प्रेशर 100 था, पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 से घट के कम आ गया। जितना कम आएगा वही पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, जितना घटेगा वही क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है तो उसके टोटल प्रेशर में क्या करें हम? मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो घट जाएगा। जो वैल्यू घट के आएगी वही क्या आने वाली है? उसका प्रेशर आने वाला है। समझ में आई बात? यही चीज सॉल्यूट के लिए भी लागू होता है। पहले प्योर सॉल्यूट अगर है तो कितना प्रेशर लगेगा? P0B, और उसका टोटल मोल कितना होगा? 1, प्योर अगर सॉल्यूट है। जैसे ही सॉल्वेंट मिलाओगी उसमें तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? कम। मोल फ्रैक्शन जैसे ही कम हुआ तो उसका प्रेशर घट जाएगा। कितना घट जाएगा भाई? तो P0B में क्या करो? मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा प्रेशर। समझ में आई बात? ये है रॉल्स लॉ। यही क्या है? रॉल्स लॉ। यानी टोटल प्रेशर जो लगता है उसमें पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है, पार्शियल प्रेशर कब निकलता है? जब किसी चीज को मिलाया जाता है तो उसका अपना मोल फ्रैक्शन कम, तो अपना प्रेशर भी कम हो जाएगा। कितना प्रेशर कम होगा भाई? तो आंसर जितना मोल फ्रैक्शन बचेगा, सॉल्यूट मिलाने के बाद सॉल्वेंट का जितना मोल फ्रैक्शन बच रहा है उस मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा उसका सॉल्वेंट का प्रेशर। ये चीज समझ में आया? आया कि नहीं आया? यही है रॉल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं अपने टारगेट पे। हमारा टारगेट अब है, हम 2 कंपोनेंट ले रहे हैं ए और बी, और दोनों कौन से फेस में है? दोनों वेपर फेस में, यानी गैसियस फेस में है। तो यहां पर हम डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ का रिलेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? पहले आते हैं अपन रॉल्स लॉ में। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, क्या बोलता है भाई रॉल्स लॉ? कि पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। टोटल में मल्टीप्लाई करोगे मोल फ्रैक्शन को तो प्रेशर कम हो जाएगा, दिस इज पार्शियल प्रेशर। इसी तरह सॉल्वेंट के लिए क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये हमको मालूम है, ठीक है ना यहां तक। दूसरी चीज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बताता है? कि जो भी टोटल पार्शियल प्रेशर काम कर रहे हैं सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है।
ये क्या बता रहा है, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर PA प्लस PB होता है। ठीक बात, यहां तक आप समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना, पक्का? अच्छा, अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। अगर हमको नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, सिर्फ हमको पार्शियल प्रेशर पता है, तो क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ। लेकिन गैस के केस में, गैस के केस में, वेपर के केस में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट यानी x डैश a, यहां पर हम डैश यूज कर रहे हैं ना, सुधार लीजिएगा। क्यों डैश यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कंपोनेंट कैसा है, वेपर फेस में, तो मोल फ्रैक्शन भी वेपर फेस वाले लेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कैसे निकलेगा? अब हमको नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, क्या पता है कि हमारे कंपोनेंट वेपर फेस में है, तो वेपर फेस के लिए हमें निकालते हैं प्रेशर की हेल्प से, पार्शियल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द टोटल कंपोनेंट। ये जैसे नंबर ऑफ मोल से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल लिक्विड और सॉलिड के केस में आता है। गैस के केस में हम मोल फ्रैक्शन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, और ये 11th में आपने किया हुआ है अगर आपको याद हो तो। ठीक, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट के लिए कैसे निकालेंगे आप? दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी, ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक बात, ए कंपोनेंट और वो बी कंपोनेंट के लिए, ए एंड बी कंपोनेंट। आ गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आ गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? PA प्लस PB अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, दिस इज टोटल प्रेशर, तो इसको मुझे टोटल प्रेशर लिख देना चाहिए, PA अपॉन P टोटल। सिमिलरली ये चीज़ भी क्या है, टोटल प्रेशर, तो इसको भी मुझे टोटल प्रेशर लिख देना चाहिए, P टोटल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कितना हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, अब आइए रॉल्स लॉ पे। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है भाई? P नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अभी भी आपने क्या निकाली? निकाला कि नहीं निकाला? क्या होगा? या यहीं से देखिए, दिस इज पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सो दिस इज टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखेंगे। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ये मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला रॉल्स लॉ जैसा ही बन गया। रॉल्स लॉ में क्या आता था? देखिए, ये किसके लिए है? लिक्विड के लिए। ये किसके लिए है? लिक्विड के लिए है, लिक्विड के लिए, लिक्विड या गैस, जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन का रॉल्स लॉ का फॉर्मूला बनता था। देखिए, पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो पहले क्या चाहिए? उसका टोटल प्रेशर चाहिए। प्योर के स्टेट में कितना प्रेशर था, उसके बाद बचे हुए मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते थे। वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करता था प्योर के स्टेट में, उसमें मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करिए, पार्शियल प्रेशर आ जाता था। अब की बार हम केस ले रहे हैं कौन सा? गैस का। ठीक है, तो गैस के केस में किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? तो आंसर है, उसके जितने मोल फ्रैक्शन होंगे, जितने कंपोनेंट होंगे, जितने पार्टिकल होंगे, उस पार्टिकल को, उस मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल प्रेशर से। दोनों कंपोनेंट, दोनों वेपर जितना प्रेशर लगा रही होंगी, टोटल प्रेशर जितना भी आएगा
ये अकेले का प्रेशर नहीं है, यहाँ पर ये किसका प्रेशर था, इस अकेले का प्रेशर था। ध्यान से देखिए, पी नॉट ए क्या चीज है, प्योर सॉल्वेंट का टोटल प्रेशर था, प्योर प्रेशर। तो ये प्रेशर सिर्फ किसका है, ए कंपोनेंट का कि बी कंपोनेंट का, सिर्फ ए का है, ए कंपोनेंट का। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर आता है वो अकेले ए का है कि दोनों का है, टोटल प्रेशर कैसे निकलता है, दोनों से। समझ में आया। तो जब गैस का केस होगा तो दोनों वेपर, दोनों कंपोनेंट के वेपर जितना प्रेशर लगाएंगे, टोटल प्रेशर में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया। यहाँ पर किसका प्रेशर लेते थे, जिसका निकालना है उसी कंपोनेंट का प्योर प्रेशर, टोटल प्रेशर। यहाँ पर किसका प्रेशर लेते हैं, सबका प्रेशर मिला के, टोटल प्रेशर में जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। दिस इज रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड पार्शियल प्रेशर। वेयर इज डाल्टन लॉ, यहाँ डाल्टन्स कहाँ पर छुपा हुआ है, टोटल प्रेशर में, और रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर में। पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर, रॉल्स लॉ डाल्टन्स लॉ। ठीक है, ये इनका आपस का रिलेशन हो गया, इसको नोट करिए। देखिए, रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ याद है आपको। ठीक है, देखिए दोनों को हम कंपेयर करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बोलता है रॉल्स लॉ, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट विच इज ए वोलेटाइल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। और उस प्रोपोर्शनेट साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, प्योर वाला कांस्टेंट आ जाता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मान लो गैस ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए क्या लगाते थे, एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम क्या था, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट इज KH इनटू मोल फ्रैक्शन। यही था ना, था। दोनों के इक्वेशन को देखिए, दोनों के स्टेटमेंट के बारे में सोचिए। रॉल्स लॉ क्या बोलता है, ये किसके लिए वैलिड है, वोलेटाइल लिक्विड के लिए, लिक्विड के केस में, लेकिन वोलेटाइल होना चाहिए जिसका वेपर बन सकता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। तो दोनों तो एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई लिक्विड ले लो या गैस ले लो, उसको मैं कंपोनेंट बोलूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। दोनों लॉ अलग अलग हैं कि सेम है, अलग अलग बात कर रहे हैं कि एक जैसी ही बात कर रहे हैं, सेम चीज बता रहे हैं। तो सेम चीज तो बता रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो कंपोनेंट लिक्विड हो चाहे वो कंपोनेंट गैस हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट्स मोल फ्रैक्शन। समझ में आया, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। लिक्विड हो गया तो वो रॉल्स लॉ बन जाएगा, और गैस हो गया तो वो हेनरी लॉ बन जाएगा। लेकिन दोनों बात क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम, कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। एक ने बात की लिक्विड के लिए और दूसरे ने बात की गैस के लिए। ठीक बात, ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। अंतर कहाँ आया, दोनों तो एक ही चीज बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। तो डिफरेंस कहाँ है, दोनों के कांस्टेंट टर्म में। डिफरेंस कहाँ है, दोनों के कांस्टेंट। यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट यूज किया P नॉट ए प्योर, और यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट यूज किया हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कांस्टेंट भी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन बराबर हो रहे हैं तो दोनों कांस्टेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, बोथ डिफरेंट कांस्टेंट should be equal।
दोनों अलग अलग कांस्टेंट जो हैं अलग अलग इक्वेशन के, वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है, ठीक है, इसलिए दोनों कांस्टेंट बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज के बारे में बताते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। बोथ स्टेटमेंट सेड दैट both states that partial vapor pressure या partial pressure of partial pressure of a volatile component or a gas proportionate to its mole fraction। बस, ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट एक जैसा है, इसलिए दोनों का मतलब भी एक जैसा है, इसलिए दोनों के कांस्टेंट जो यूज हो रहे हैं वो भी बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए रॉल्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का एक स्टेप आगे वाला वर्जन है, समझ में आया। रॉल्स लॉ इसे स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में हमने क्या किया था, बाउंडेशन बना दिया था, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड होगा। किसके लिए, कंपोनेंट के लिए बाउंड्री रख दी थी कि तुम सिर्फ क्या हो सकते हो, गैस, और रॉल्स लॉ में ये बाउंड्री खोल दी, तुम लिक्विड हो सकते हो, गैस हो सकते हो, सॉलिड हो सकते हो, शर्त यह है कि वोलेटाइल रहना। क्या शर्त है, वोलेटाइल रहना। ये हेनरी लॉ में बाउंडेशन था, समझ में आ रहा है क्या बाउंडेशन, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। कौन सा गैस, जो लेस सॉल्यूबल होता है लिक्विड में, थोड़ा सा घुलता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये हेनरी लॉ। इसकी बाउंडेशन हटा दिए तो इसका एडवांस वर्जन क्या आ गया, स्पेशल फीचर क्या आ गया, स्पेशल केस क्या बन गया, रॉल्स लॉ। अब हमने बोला कि तुम जो कंपोनेंट हो कुछ भी हो सकते हो, गैस भी हो सकते हो, लिक्विड भी हो सकते हो, सॉलिड भी, लेकिन शर्त क्या है, क्या रहना, वोलेटाइल रहना। ये इसलिए बोलते हैं रॉल्स लॉ क्या है, हेनरी लॉ का स्पेशल केस है, ठीक है। ये इसका सिमिलैरिटी हो गया, ये रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ, दिस इज रिलेशन बिटवीन हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ। बात समझ में आया। नाउ नेक्स्ट अगली चीज देखते हैं, ये नोट करिए जल्दी से।